हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट अकाउंटिंग वर्क एज ए बिगनर। तो गाइस यदि आप फ्रेशर हैं और आप अकाउंट्स की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको ओनर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने होंगे या आपको ज़रूरत होगी। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको दो कंडीशन बताऊँगा, जिसमें कि व्हेन नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जहाँ पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, जो कि पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी हाथ से, और अब वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करनी है। तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। और गाइस दूसरी कंडीशन है जहाँ पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो आपको उस कंडीशन में भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओनर से लेने होंगे या पूछने होंगे। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट गाइस ये आपके लिए है यदि आप फ्रेशर हैं। बट गाइस आपका अकाउंट्स बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप अकाउंट्स की जॉब कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है टॉपिक हमारा, हाउ टू स्टार्ट अकाउंटिंग वर्क एज ए बिगनर, 20 स्टेप्स टू स्टार्ट अकाउंटिंग। गाइज मैं आपको इस वीडियो में 20 स्टेप्स बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंडीशन इसमें फर्स्ट है, जब व्हेन नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जब आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना होगा उस कंडीशन में। तो गाइज सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कैपिटल। गाइज आपको ओनर से पूछताछ करनी होगी और पूछना होगा कैपिटल, जो बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई गई है। गाइज उसे अप्रोक्सीमेटली भी हम पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इतनी कैपिटल हमारी यूज़ हुई है। ठीक है, तो कैपिटल के बारे में हमें ओनर से पूछताछ करनी है, जानकारी लेनी है, और आपको ये सभी पॉइंट्स एक डायरी में या एक पेज पर ये लिख लेने हैं और एक एक पॉइंट को आपको करते रहना है। तो कैपिटल है, कैपिटल के बारे में आपको ओनर से पूछना है आपकी कितनी कैपिटल आपके बिजनेस में आपने इन्वेस्ट की हुई है, तो उसका लमसम भी आप इसमें पूछ सकते हैं। यदि एक्यूरेट नहीं है तो उसमें लमसम भी आपका चल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है बैंक अकाउंट डिटेल। गाइस दूसरे जो हमारा पॉइंट है वो है बैंक अकाउंट डिटेल, जिसमें आपको जो आपका ओनर है, बिजनेस का ओनर है, उससे आपको बैंक डिटेल्स लेनी है, चाहे उसका करंट अकाउंट हो या सेविंग बैंक अकाउंट हो। ठीक है, तो सभी जितने भी अकाउंट्स उसके जो ओनर है ओपन है, जितने भी अकाउंट्स ओपन हैं उनके सभी डिटेल्स आपको लेनी है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स। तो गाइस जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके या तो बिल्स वगैरह होंगे, जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो गई, फर्नीचर, फिटिंग्स एंड फैन, मतलब जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके आपको बिल्स लेने हैं। यदि गाइस बिल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी एसेट्स यूज़ हो चुकी है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आपको निकाल लेनी है। मतलब कि जितनी आपकी फिक्स्ड एसेट्स यूज़ हो चुकी है उसके बाद में करंट में आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के यदि बिल्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है, उसकी जो करंट वैल्यू है वो आपको निकाल लेनी है। ठीक है, ये हो गए थर्ड पॉइंट, जो कि पहला पॉइंट है हमारा कैपिटल, दूसरा है बैंक अकाउंट डिटेल्स और तीसरा है फिक्स्ड एसेट्स। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट पे, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि एफडी, आरडी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी। यदि जो बिजनेस के ओनर ने कोई एफडी की हुई है, आरडी है, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स या एलआईसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसकी जानकारी भी आपको ओनर से लेनी है। उससे पूछना है ओनर से कि आपने कोई एफडी, आरडी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या एलआईसी तो नहीं कराई हुई है। यदि कराई हुई है तो उसकी जानकारी आपको
लिख लेनी है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना है। कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट तो नहीं की हुई है, म्यूचुअल फंड तो नहीं किए हुए हैं। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। गाइस आपको इसमें क्लोजिंग स्टॉक का पता करना है कि एक्चुअल में अब हमारा कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है। ठीक है, वो जानकारी ओनर से ले लेनी है कि एक्चुअल में हमारा कितना क्लोजिंग स्टॉक इस समय अवेलेबल है। तो हम मैनुअली ही उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 5 पॉइंट। पहला है कैपिटल, दूसरा है बैंक अकाउंट डिटेल्स लेनी है, तीसरा फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल्स आपको लेनी है, चौथा है इन्वेस्टमेंट, पाँचवा है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 5 पॉइंट्स जो कि आपको किसी भी फर्म या कंपनी में जाकर ओनर से पूछना है। अब गाइस अब आते हैं छठे पॉइंट पे जो कि है हमारा सन्ड्री डेटर्स। गाइस सन्ड्री डेटर्स मतलब कि जो हमारे देनदार हैं। ठीक है, जो हमें पैसे देंगे, जिनको हमने माल बेचा है, तो वो हमारे कितने हैं, कितना पैसा हमारे बिजनेस में वापस आना है, जो हमें सन्ड्री डेटर देंगे, देनदार जो हैं वो देंगे। तो वो डिटेल्स आपको ओनर से लेनी है। ठीक है, पूछना है कितनों को हमने, कितनी पार्टियों को माल बेचा है, उसकी डिटेल्स दीजिए। ठीक है, और उसकी एक ये चीज़ें आपको नोट करनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है लोन एंड एडवांसेस। अब इसमें लोन एंड एडवांसेस में आपको देखना है कितने लोन और एडवांसेस हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको ओनर से पूछनी है और आपको वो लिख लेनी है। ठीक है, तो हमारा 6 पॉइंट है सन्ड्री डेटर्स हो गया, लोन एंड एडवांसेस हो गया। गाइस जितने भी ये पॉइंट हैं या तो आप इनको लिख सकते हैं किसी भी कागज़ पे या किसी भी पेज पर। ठीक है गाइस, और गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। यदि ओनर ने, बिजनेस का जो ओनर है उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट की हुई है, अब जैसे कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में या रेंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट दी हुई है, तो गाइस उसकी भी नॉलेज आपको किससे लेनी है, बिजनेस ओनर से, जहाँ पे आप काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड की आपको बैंक स्टेटमेंट के द्वारा आपको पता चल जाएगा आपके कैश इन हैंड कितना है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे कि आप कैश इन हैंड का पता लगा सकें। तो ये जो पता लगेगा वो किससे लगेगा, बैंक स्टेटमेंट से। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फर्म, कंपनी या बिजनेस में बैंक स्टेटमेंट न हो, तो सभी का करंट अकाउंट तो होता ही है। ठीक है गाइस, अब जो हमारा 10वां पॉइंट है वो है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि जिनसे हमने माल परचेज़ किया है। सन्ड्री डेटर क्रेडिटर कौन से होते हैं, जिनसे हमने माल परचेज़ किया है और जिनको हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, वो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो उसकी भी नॉलेज आपको बिजनेस के ओनर से पूछना है कि हमें कितनी पेमेंट किस किस पार्टी को करनी है और कितनी हमारी आउटस्टैंडिंग रह गई है जो कि हमें पे करनी है। तो वो चीज़ें आपको बिजनेस के ओनर से पूछनी है और वो आपको लिख लेनी है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो स्टेप है या हमारा 11 जो पॉइंट है, अब उसके बाद है हमारा बैंक लोन। बैंक लोन या ओडी या सीसी या सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन। गाइस यदि इनमें से कोई भी लोन लिया हुआ है तो आपको उसकी नॉलेज भी ओनर से प्राप्त करनी है।
ठीक है गाइस। और पूछना है कि ओनर ने कोई बैंक ओडी अकाउंट तो नहीं खुलवाया हुआ है, या उसका कोई सिक्योर्ड लोन है, या कितने अनसिक्योर्ड लोन है। तो इस बारे में आपको बिजनेस के ओनर से आपको पूछना है और वो आपको लिख लेना है। ठीक है गाइस। अब ये तो हो गए हमारे बैलेंस शीट का पार्ट। ठीक है, ये सभी बैलेंस शीट है। अब गाइस यदि ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है। और यदि कोई सर्विस कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तैयार करते हैं। यदि कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से आपको ओनर से बातें पूछनी है जो आपको लिखनी है। सबसे पहले हमारे डेबिट साइड में गुड्स परचेज़, हमने कितना माल परचेज़ किया है वो आपको ओनर से जानकारी लेनी है। ठीक है, किस किस पार्टी से परचेज़ किया है तो वो आपको ओनर से पूछना है। और अपने जो बिजनेस, आप जिस बिजनेस में आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं उसकी आपको नॉलेज लेनी है, उसके काम को समझना है, उसमें काम कौन कौन सा किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का काम है। तो आपको क्या करना है 12 पॉइंट में, उसमें आपको जो हमने माल परचेज़ किया है उसकी नॉलेज आपको ओनर से पूछना है, किस किस पार्टी से और कैश से, या मतलब अलग अलग किस मोड से हमने पेमेंट की है जो हमने माल ख़रीदा था। तो सभी नॉलेज आपको ओनर से पूछना है। अब हमारा 13 पॉइंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गाइस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चे यूज़ होते हैं, ठीक है, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सभी और अन्य हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो उनके बारे में आपको पूछना है कि कितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, किस किस के मतलब व्यापार में कौन कौन से खर्चे हुए हैं, तो वो आपको ओनर से इसकी जानकारी लेनी है। ठीक है, इसके बारे में पूछना है कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चे हुए हैं, क्योंकि गाइस तभी आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपना कार्य कर सकते हैं। अब जो इसमें 14 जो हमारा पॉइंट है वो है डिस्काउंट ट्रेड कैश। गाइस ये चीज़ें भी आपको पूछनी है। डिस्काउंट, यदि आपने अपने व्यापार में कोई डिस्काउंट दिया है, ठीक है, कैश के द्वारा या ट्रेड के द्वारा, ठीक है, ट्रेडिंग डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट है, तो वो आपको पूछना है, वो आपको लिख लेना है और उसकी जानकारी लेनी है ओनर से कि कितना कितना किस किस पार्टी को डिस्काउंट दिया है, कैश में दिया है या ट्रेडिंग डिस्काउंट दिया है। तो उसकी भी आपको जानकारी लेनी है, किससे? बिजनेस के ओनर से, जहाँ पर आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। अब गाइस 15 हमारा जो पॉइंट है वो है गोडाउंस। यदि गाइस आप जहाँ पर काम करने जा रहे हैं उसके कितने कितने गोडाउंस हैं, ठीक है, वो भी आपको पूछना है। किससे? ओनर से पूछना है या मैनेजर से पूछना है। वहाँ पर जो मैनेजर है, ओनर है, उससे आपको जानकारी लेनी है कितने कितने गोडाउंस हैं उस कंपनी में और कहाँ कहाँ पर गोडाउंस बना रखे हैं, तो उसकी जानकारी आपको लेनी है और वो आपको लिख लेने हैं कितने गोडाउंस इस कंपनी में है। अब इसके बाद हमारा गोडाउंस हो गया। अब 16 पॉइंट है हमारा सेल्स, जो कि हमारी क्रेडिट साइड होगी, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की। तो सेल्स हो गई। सेल्स मतलब जो हमने जितनी भी माल को बेचा है, ठीक है, उसकी आपको जानकारी लेनी है। किसको माल आपने बेचा है, किन किन पार्टियों को बेचा है, कैश के द्वारा बेचा है, ठीक है, तो वो आपको लमसम में भी आप इसकी अमाउंट ले सकते हैं, या इस सेल के बिल तो होते ही होंगे, चाहे वो कच्चे बिल हों या पक्के बिल हों, तो वो अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सेल्स की आपको ओनर से पूछताछ करनी है कितनी सेल्स है। अब 17 पॉइंट है वो है सेल्स टर्नओवर। ठीक है, सेल्स टर्नओवर, तो आपको सेल्स टर्नओवर देखनी है आपकी कितनी टर्नओवर है, क्योंकि
यदि टर्नओवर ज़्यादा है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है या नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो डिपेंड करता है सेल्स टर्नओवर पर, ठीक है। अब 18 जो हमारा पॉइंट है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हमारे हो गए बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फेस्टिवल एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो ये सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं तो सभी का आपको ओनर से पूछना है, या उनके बिल्स आपको मिल जाते हैं, चाहे वो कच्चे बिल हों या पक्के बिल हों, तो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपको इसकी नॉलेज ओनर से लेनी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 19 जो कि इंश्योरेंस है। अब गाइस आपको ओनर से पूछना है जो उसकी फिक्स्ड एसेट्स हैं बिजनेस में, ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें से किस किस फिक्स्ड एसेट्स की इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उसकी नॉलेज भी आपको लेनी है ओनर से। अब उसके बाद है 20 इनडायरेक्ट इनकम, जो कि हमारी क्रेडिट साइड होती है। इनडायरेक्ट इनकम जैसे कि हो गई हमारी कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, फ्रेट चार्जेस रिसीव्ड, लेबर चार्जेस रिसीव्ड, तो ये सभी हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम्स के बारे में भी आपको ओनर से पूछना है, इसकी नॉलेज लेनी है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गए 20 पॉइंट्स। कब? जब बिजनेस में मैनुअल अकाउंटिंग हो रही हो, ठीक है, कागज़ पर, पेन पर या कॉपी पर या रजिस्टर में, और तब जो बिजनेस का ओनर है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कराना चाहता है, तो उसके लिए आपको ये 20 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं व्हेन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जब कंपनी में पहले से ही रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो उसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये तो सब पहले से ही चलते हुआ आ रहे होंगे, जो तैयार होते होंगे हर वर्ष। तो आपको जब रिकॉर्ड अवेलेबल हैं तो आपको पहला जो मांगना है वो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चीज़ें आपको ओनर से पूछनी है, या आप जिस सिस्टम पर काम करने वाले हैं उसमें आप जो टैली है उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी आपको टैली में मिल जाएगी, ठीक है। आप ओनर से पूछिए कि आप किस सिस्टम पर काम करेंगे, तो यदि उसमें पहले से ही रिकॉर्ड अवेलेबल हैं तो उसमें आपको टैली ओपन करनी होगी और उसमें जाकर उसके जो बुक्स हैं वो आपको चेक करने होंगे, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपको चेक करने होंगे, ठीक है। उसमें आपको ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी आपको मिल जाएंगे टैली के अंदर, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी हो गया। फिर उसके बाद ITR रिटर्न्स और GST रिटर्न्स, ठीक है। तो ITR रिटर्न्स और GST रिटर्न्स की भी नॉलेज आपको ओनर से पूछना है। ITR रिटर्न्स आप कौन से CA से फिल करवाते हैं या भरवाते हैं, और GST रिटर्न्स के लिए पूछना है कि GST रिटर्न्स ये मुझे खुद ही भरनी होगी या किसी एडवोकेट से GST रिटर्न्स फाइल करवाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की आपको नॉलेज लेनी है, आपका एडवोकेट कौन है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, तो जिससे आप अपनी ITR रिटर्न्स और GST रिटर्न्स फाइल करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो तो हो गई 20 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। जब आपके रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो, और यदि आपके रिकॉर्ड अवेलेबल हैं तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ITR रिटर्न्स, GST रिटर्न्स की आपके पास होने चाहिए, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।